वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर है चौथा और चैप्टर का शीर्षक है युगों का दौर। युगों का दौर इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके अगले भागों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अलग अलग साम्राज्य विदेशी आक्रमणकारी आकर भारत पर आक्रमण कर रहे थे और उन्होंने अधिकतर उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था और इसलिए दक्षिण भारत की विशेषता हमने पढ़ी। फिर उस समय राजकीय व्यवस्था किस प्रकार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से हो रहा था, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ते हैं परिच्छेदों के द्वारा। इस पाठ का अगला भाग है प्रगति बनाम सुरक्षा, अर्थात कि प्रगति तो हो रही थी और तथा सुरक्षा के बारे में भी क्या अवस्था थी भारत की, इसका वर्णन आगे लेखक करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं पाठ को। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। कि देखो, भारत की सभ्यता, हम आज तक भारत की सभ्यता और संस्कृति इसके बारे में बहुत वर्णन पढ़ा। तो इस भारत की जो सभ्यता और संस्कृति बनाए रखने के पीछे उसका मूल कारण क्या था कि उसकी स्थिरता तथा सुरक्षा की भावना। भले ही अन्य आक्रमणकारी आकर भारत को बहुत हिला रहे थे, भारत की सभ्यता को, संस्कृति की, राजकीय स्थिति को, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत के जो लोग थे वह स्थिर रूपता से उसका आक्रमणकारियों का विरोध कर रहे थे तथा उन जो देशी शासक थे या भारत के जितने भी लोग थे वह इस अपने देश में सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे थे। तो इस सभ्यता के निर्माण में इसकी मूल भावना है स्थिरता तथा सुरक्षा की भावना। इस दृष्टि से वह तमाम सभ्यताओं से कई अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जो हमारा सामाजिक ढांचा उस समय बने रहने का पीछे कारण था, एक वर्ण व्यवस्था और दूसरा था संयुक्त परिवार। कि जो परिवारों की जो रचना थी, समाज की जो रचना थी, वह वर्ण व्यवस्था पर थी तथा संयुक्त परिवार उस समय थे। इसीलिए यह जो सुरक्षा की भावना की एकता, जो हम कहते हैं कि विविध में एकता, यह इसके पीछे मूल था संयुक्त परिवार तथा वर्ण व्यवस्था। भले ही वर्ण व्यवस्था अलग अलग जातियों के अलग अलग वर्ण के अनुसार थे, फिर भी वह उनका जो विरोध था वह संक्षिप्त में रहता था, अधिक खुलकर वह विरोध नहीं करते थे और इसीलिए वह वर्ण व्यवस्था में भी स्थिरता थी। और इस प्रकार सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए, विकसित होने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यह वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार इसके बहुत अधिक सहायता हुई थी। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी या संयुक्त परिवार, ऐसे जो भारत की मूल देन थी, वह जो आपस में छोटे मोटे जो भेद रहते थे वह मिटा देते थे और इस प्रकार इन भेदों को मिटाकर भारत को एकता में बांधने के लिए सारे लोग जमकर तैयार रहते थे। और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती थी। कि देखो, इसके पहले भाग में भी हमने देखा था कि भारत की जो संस्कृति, जो सभ्यता थी, कुछ समय के लिए ह्रास, नष्ट होने के रास्ते पर थी। क्यों? क्योंकि उस समय थोड़े समय के लिए समाज का जो वातावरण था, सामाजिक ढांचा जो था, वह व्यक्तिवादी हो गया था। लेकिन फिर भी वह आगे चलकर व्यक्तिवाद का जो वह बोलते कि वह जो सागर की जो लाट आती थी, सागर की लाट आती है और चली जाती है, उसी प्रकार वह व्यक्तिवाद की लाट आई थी और वह नष्ट हो गई। और फिर जातिवाद, मतलब पूरे समाज जहाँ पर लोग एक
खुद के बारे में न सोचकर पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में, उनके विकास के बारे में सोचने लगे थे। और इस प्रकार कि उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वह आगे चलकर और भी विकसित होने लगी। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वह भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामुदायिक और सामाजिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे कि एक और भारतीय जो दर्शन शास्त्र था उसमें अधिकतर व्यक्तिवादी पर जोर दिया गया है कि व्यक्तियों की चिंता, आपसी के मन को मोह माया के जाल से कैसे दूर रखना चाहिए, इस पर ज्यादा विकसित हुआ है वह दार्शनिक शास्त्र। लेकिन दूसरी ओर भारत का सामाजिक जो ढांचा था या उसे हम सामुदायिक ढांचा कह सकते हैं, तो वह कैसे था कि समाज के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वह लोगों को उसका नियमों का पालन करना है। तो इन जो रीति रिवाजों का था वह कड़ाई से, सख्ती से पालन करना पड़ता था। मतलब दोनों देखो, जैसे कि हम बोलते कि सिक्के के दो बाजू होते, उसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी तो था, लेकिन सामुदायिक या सामाजिक ढांचों के जो रीति रिवाज होते थे, जो कायदे कानून होते थे, उनका कड़ाई से पालन भी करना पड़ता था। लेखक आगे कहते हैं कि इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। कि देखो जितने भी, मतलब अभी देखो, अगर हम स्कूल में आते हैं तो हमें कुछ कायदे होते हैं, कानून होते हैं कि समय पर स्कूल पर आना है, समय पर पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि अगर अनुशासन नहीं होगा तो हमारे यह स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वह अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह कि हमारे देश का राज्य कारभार, राजनीतिक क्षेत्र व्यवस्थित रूप से चलने के लिए कुछ पाबंदियां, कुछ नियमों का वहां पर प्रयोग हुआ था। लेकिन वह जो नियम या जो पाबंदी थे वह समुदाय को लेकर थे, लेकिन उसमें कभी कभी वह अभी एक नियम किया है तो उसको करना ही है ऐसा नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता था। उसे कहते हैं लचीलापन, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन रहे थे। तो देखो लेखक कह रहे कि जहां पर रीति रिवाज, कायदे और कानून को मानने वाले जो सामाजिक नियम थे वह इतने कट्टर भी नहीं थे कि रीति रिवाज के अनुसार उनको हम परिवर्तित कर सकते थे, तथा समुदाय के जो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समुदायों के, फिर जितने भी शासक में हमने देखे थे कि देशी थे, देशज थे, तो उनके रीति रिवाजों के अनुसार, उनके विश्वासों के अनुसार तथा उनके जीवन करने की जो पद्धति रहती थी, जिनके व्यवहार के जो अलग अलग पद्धति रहती थी, उनको सामाजिक रूप से संगठित करके उसके अलग अलग अंगों के अनुसार राजकीय कारभार देखा जाता था। और इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों का आत्मसात करने की सहायता दी। कि देखो ये जो लचीलेपन या जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, यह भारत का बहुत विशेषतापूर्ण गुण हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी कारण कि विदेशी तत्वों, उनकी सभ्यता, उनके संस्कृति को भारत ने भी अपनाया था, उसको आत्मसात किया था, उस भारत में उसका अच्छे रूप से समन्वय हो चुका था। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ ही नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। अब देखिए, यह अगर हम देखते हैं कि ऊपरी तौर पर जो आक्रमणकारी आते थे, विदेशी आते थे, उनके साथ ही सिर्फ भारत ने समन्वय नहीं किया है, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और जो प्रकृति होती है उनके बीच में भी समन्वय करने का प्रयास किया गया है। और यह समन्वय सामान्य रूप से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने ही भारत का निर्माण किया, और इस प्रकार विविधता के बावजूद भी एकता की मोहर लगाई गई। तो इस प्रकार विविधता में
एकता, यह भारत की जो विशेषतापूर्ण जो सभ्यता संस्कृति मानी जाती है, उसकी नींव पहले से ही डाली गई थी। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। अब देखिए, उस समय सामाजिक ढांचा जिस प्रकार विकसित था, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी जो ग्राम व्यवस्था थी वह स्वयं शासित थी, कि गांव के लोग ही, छोटे छोटे कस्बे के लोग, छोटे छोटे गांव के लोग ही वहां पर अपना शासन व्यवस्था करते थे। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। तो देखो, बहुत सारे आक्रमणकारी आते रहे, बहुत सारे शासक, राजाओं में बदलाव हुआ, शासकों में बदलाव हुआ, लेकिन जो ग्राम व्यवस्था थी कि स्वयं शासित स्वशासित थी, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया, कि राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतहों हलचल पैदा कर पाते थे। तो देखो, बाहर से जो आक्रमणकारी आते थे, तो इस साचे को, ग्राम व्यवस्था की स्वयं शासित या अन्य जो राजकीय व्यवस्था थी, उसको बदलने की कोशिश करते थे, परिवर्तन करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह सिर्फ हलचल करते थे, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते थे। राज्य सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाज और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारियों के में आसानी से दखल दे नहीं सकता था। अब देखिए, लेखक क्या कहते हैं कि उस समय का जो शासन था वह निरंकुश था, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो राजाओं, जो विदेशों आक्रमणकारी आते थे, उनमें हमेशा युद्ध होते रहते थे, उनमें परिवर्तन होते रहते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूरा भारत का रूप देखा जाए तो निरंकुश था। फिर भी जो छोटे छोटे कस्बे, गांवों के जो रीति रिवाज थे, जो वैधानिक बंधन थे कि लोगों को एक सामाजिक रूप में कुछ बंधनों का पालन करना पड़ता था, वह कुछ इस रूप से नियंत्रित रहते थे कि कोई भी शासक, कोई नया शासक हो, पुराना शासक हो, इस गांव समुदाय के जो सामान्य और विशेष अधिकारी थे, कि उनके जीवन की एक शासन करने की एक अलग पद्धति थी, और उसमें वह जो नए शासक आते थे, वह उस शासन व्यवस्था में, ग्राम समुदाय के शासन व्यवस्था में वह दखल नहीं दे सकते थे। इन प्रचलित अधिकारियों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। कि देखो, जो शासक आते थे, अलग अलग अधिकारों को भेजते थे, फिर भी इन ग्राम समुदाय थे, उनके व्यक्तित्व, इनमें जो स्वतंत्रता थी वह हमेशा सुरक्षित रहती थी। उनकी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया भी। तो देखो, जितने भी विदेशी सत्ता आए, तो जितने भी विदेशी सत्ता आए, उनकी सभ्यता, संस्कृति, अच्छे तत्वों को भारत ने हमेशा अपने अंदर जज कर लिया, अर्थात समावेश कर लिया, समाहित कर लिया। उस प्रकार भारत ने भी उनसे कुछ लिए, अच्छे संस्कृति ली, अच्छे तत्वों को लिया, और भारत की भी बहुत सारी संस्कृतियां, सभ्यताएं, तत्व उन विदेशी आक्रमणकारियों ने स्वीकारे थे। जहां वह अलग थलग रहा, वहां वह अंततः नष्ट हो गया, और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। तो जो समन्वय करना नहीं चाहते थे, वह क्या हो गए, वह साम्राज्य नष्ट हो गए, और इस प्रक्रिया में उन साम्राज्यों ने खुद का भी नुकसान कर लिया और भारत को भी नुकसान पहुंचाया। तो बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़े उसके कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। लचीलापन, सरल, पृष्ठभूमि, पिछला भाग, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके। कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा सराव कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, भारत की सभ्यता के विकास का क्या कारण था? उत्तर के ऑप्शन है क संपन्नता, ख कठोर शासक, ग संगठित समाज, या घ स्थिरता व सुरक्षा था। तो हमने देखा था कि भारत की सभ्यता के विकास का प्रमुख कारण था कि उसकी
स्थिरता और सुरक्षता की भावना। तो इसका उत्तर होगा घ, स्थिरता और सुरक्षा। आगे का प्रश्न है, भारतीय द्वारा विदेशों की संस्कृतियों को आत्मसात करने का क्या कारण था? उत्तर के ऑप्शन है क, कमजोर राजनीति, ख, कठोर शासक, ग, लोगों की सोच पायदार न होना, या घ, संस्कृति का लचीलापन। तो भारतीयों द्वारा विदेशों की संस्कृति को आत्मसात करने का कारण क्या था कि संस्कृति का लचीलापन। तो उत्तर होगा हमारा घ, संस्कृति का लचीलापन। आगे का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या थी? उत्तर के ऑप्शन है क, लचीलापन, ख, व्यक्तिवादी, ग, समुदायवादी, या घ, व्यक्तिवादी होते हुए भी समुदायवाद से प्रेरित। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या थी? घ, व्यक्तिवादी होते हुए भी समुदायवाद से प्रेरित होना। आगे का प्रश्न है, भारतीय गांवों की महत्वता को कोई भी शासक क्यों नहीं डगमगा पाया? उत्तर के ऑप्शन है क, सुदूर होना, ख, कम संख्या में होना, ग, अपनी विशेष शासन सत्ता होना, या घ, आंतरिक सुदृढ़ता होना। तो इसका सही उत्तर होगा घ, आंतरिक सुदृढ़ता होना। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेदों को पढ़ा उसको प्रश्नोत्तर के सहारे हमने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया है। यहाँ पर लेखक ने हमें भारत की किस प्रकार की सुरक्षा का वर्णन उस समय था, इसका वर्णन लेखक ने करवाया। अब आगे भारत की कौन सी विशेषता लेखक हमें बताना चाहते हैं, यह पढ़ेंगे अगले परिच्छेदों में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।